देखिए आज का सब टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम। देखिए एनालिसिस तो ठीक है, बट सबसे पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज एल्गोरिदम। हमने देखा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था पहले लेक्चर में। एल्गोरिदम यानी क्या? देखिए मैंने एल्गोरिदम यानी आपको एक सिंपली क्या बोला था मैंने आपको, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्यूट एनी प्रॉब्लम। क्या डेफिनेशन है एल्गोरिदम की? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एल्गोरिदम यानी क्या कि एक प्रोसीजर लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। भाई स्टेप बाय स्टेप हम क्या करने वाले हैं, वो हमें क्या होना चाहिए, एक रफ मॉड्यूल तैयार होना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज मुझे दो इंटीजर्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन का मुझे एल्गोरिदम लिखना है। तो मुझे बताइए दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग एनी सी प्रोग्राम या फिर बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम? पहले हम दो नंबर यूजर से इनपुट लेंगे, तो हम एल्गोरिदम की पहली स्टेप ले लेंगे, रीड टू वेरिएबल्स ए एंड बी। जैसे मैं लिखता हूँ एल्गोरिदम की पहली स्टेप, रीड टू वेरिएबल्स या फिर ए कॉमा बी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप लिख लेता हूँ मैं सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी। यानी मैंने सेकेंड स्टेप क्या लिखी कि क्या कीजिए आप ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके उसका प्रोडक्ट क्या में स्टोर कर दीजिए सी में। और थर्ड स्टेप में लिखता हूँ प्रिंट सी। बस इतना ही, ये तीन स्टेप का मैंने एल्गोरिदम लिखा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। देखिए वो प्रॉब्लम रियल लाइफ का भी हो सकता है या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। आई बात समझ में? एल्गोरिदम का मतलब क्या कि एक रफ स्केच यानी होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, एक रफ प्रोसीजर लिखी हुई होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है एल्गोरिदम की। क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी? फर्स्ट है डिफाइनाइटनेस और सेकंड है इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इधर सपोज मैंने बोला कि एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया कि भी कुकिंग अ रेसिपी, यानी हम कोई एक रेसिपी बना रहे हैं और उसका एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? डिफाइनेटनेस होना चाहिए, यानी कि वो एकदम क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। अब ये क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए का मीनिंग क्या? सपोज वो जो रेसिपी है, वो रेसिपी के अंदर हम लिखा हुआ है, सपोज एक स्टेप है उसके अंदर कि ऐड शुगर या फिर ऐड सॉल्ट टू टेस्ट, यानी कि नमक डालना है रेसिपी में कितना, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालना है, ये कोई एक डिफाइनेटनेस नहीं हुआ। वहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? एक एक्चुअल क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए थी कि 2 टेबलस्पून या फिर एक पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए। इट मीन्स कि एल्गोरिदम की हर एक स्टेप कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए का मतलब क्या कि आपको वहाँ पे हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन करनी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप उसमें नमक ऐड कर दीजिए, नहीं। आपको क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि हमें कितना सॉल्ट ऐड करना है, उसकी हमें क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी क्या है? इफेक्टिवनेस यानी क्या? फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। अब देखिए फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट यानी क्या? सपोज जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया रेसिपी का कि हम रेसिपी बना रहे हैं और वो रेसिपी बनाने का जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है, एल्गोरिदम में हमें उसने ऐसा लिख दिया हुआ है कि ये रेसिपी को हमें क्या करना है, गैस पे पकाना है। तो गैस पे उसको रखना है। कब तक रखना है? सपोज वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब तक वो रेसिपी रेडी नहीं हो जाती तब तक हमें उसको क्या करना है, तब तक उसको हमें गैस पे रखना है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। हमने यहाँ पे टाइम नहीं बताया, हमने क्या बोला भाई जब तक खाना बनता नहीं है तब तक आप उसको गैस पे रख दीजिए। तो ये कोई एक फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंप्लीटली मेंशन करना पड़ेगा कि उसको गैस पे रेसिपी को कितनी देर रखना है, 10 मिनट, 15 मिनट एंड सो ऑन। आई बात समझ में? यानी कि एल्गोरिदम की ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। हर एक स्टेप क्या होनी चाहिए? क्लियर लिखी होनी चाहिए। उसमें कोई क्वांटिटीज यूज होती है तो वो परफेक्ट क्वांटिटी लिखी हुई होनी चाहिए। और अगर कहीं पे ऐसा फाइनाइट टाइम का प्रोसीजर है तो टाइम भी कैसे होना चाहिए? फिक्स टाइम होना चाहिए कि 10 मिनट रखना है कि 15 मिनट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जब तक रेसिपी तैयार नहीं होती है तब तक आप उसको गैस पे रखिए। तो ये कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं हुआ, हमें कंप्लीट टाइम क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। एल्गोरिदम की सिंपल डेफिनेशन है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्यूट एनी प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड का हो या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अब ये देखिए एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हमने सबसे पहले देखा एल्गोरिदम क्या होता है, अब एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, या फिर एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस यानी कि वो एल्गोरिदम कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है, या फिर अच्छा है तो कितना अच्छा है, या फिर कौन से इनपुट्स के लिए यूज़फुल है, कौन से इनपुट्स के लिए वो अच्छा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग सेट ऑफ इनपुट्स हम दे सकते हैं एल्गोरिदम को, ठीक है। आप एक रफ स्केच अगर हमें एक रफली हम देख सकते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है। मैंने सपोज यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक हमारा एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम को हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स देते हैं और ये एल्गोरिदम अप्लाई होने के बाद क्या मिलता है हमें, एटलीस्ट वन आउटपुट तो भी मिलता है, ठीक है। यानी कि एक एल्गोरिदम का रोल क्या है, कंप्यूटेशन का, ठीक है, कि हमें कैसे कंप्यूट करना है, क्या करना है, वो एल्गोरिदम में लिखा हुआ है। और एल्गोरिदम को हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। कितने इनपुट्स देते हैं, 0 और मोर। ऐसा हो सकता है कि हम इनपुट ना दें, जैसे सपोज मैंने बोला भाई ये एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, तो ये एल्गोरिदम को इनपुट क्या देना पड़ेगा, ए और बी नाम के 2 इंटीजर्स इनपुट देने पड़ेंगे। और आफ्टर अप्लाइंग दिस एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम वाला लॉजिक सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट में क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट हुआ वो सी वैल्यू वहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक रफ मॉडल है एल्गोरिदम का कि हम एल्गोरिदम को पर्टिकुलर थिंग्स क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, आफ्टर कंप्लीशन एल्गोरिदम हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको कि नीड फॉर एनालिसिस। अब नीड फॉर एनालिसिस यानी क्या, सिंपली वाई, भाई हम एनालिसिस करते क्यों हैं, ठीक है। एनालिसिस क्यों करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें है रिसोर्स कंजप्शन और परफॉर्मेंस कंपैरिजन, ठीक है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन तो ऐसा हुआ कि सपोज कोई एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमारे पास 4-5 अलग अलग डिफरेंट वेज है, तो 4-5 उसके एल्गोरिदम्स होंगे, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी बहुत सारी टेक्निक्स है, ठीक है। तो फिर अगर एक ही टास्क कंप्लीट करने के 4-5 एल्गोरिदम्स है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन से एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस अच्छा है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि ये एल्गोरिदम हमारा क्या है, मोर इफिशिएंट है या फिर मोर यूजफुल है। आई बात समझ में, ठीक है। और सेकंड है हमारा रिसोर्स कंजप्शन, ठीक है। भाई वो एल्गोरिदम जो भी है वो रिसोर्स कितने लेता है, ठीक है, कि उसको रिसोर्सेज हमें क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे और कितने प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब देखिए रिसोर्स यानी क्या, रिसोर्स यानी मेनली बहुत सारे बुक्स में हम देखते हैं कि एक होता है टाइम, सेकंड होता है स्पेस। ये सभी ने सुना होगा कि हमारा कोई एल्गोरिदम है तो वो एल्गोरिदम रन होने में, इम्प्लीमेंट होने में टाइम कितना लेता है, पहली ये बात है। और उसके बाद सेकंड की वो स्पेस कितनी लेता है, कि सपोज उसमें हम कुछ इनपुट्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स इनपुट ले रहे हैं और एक वेरिएबल में हम आउटपुट ये कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो ठीक है। यहाँ पे 3 मेमोरी लोकेशंस हमें क्या लगेंगी, 3 इंटीजर वेरिएबल्स की जगह लगेंगी हमें, यानी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 बाइट्स की, अगर सपोज इंटीजर 2 बाइट्स का है तो 6 बाइट्स की यहाँ पे हमें क्या लगेंगी, स्पेस लगेंगी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मेनली जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है या फिर हम जो हमारे मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम 2 ही चीज़ जो ऑब्जर्व करते हैं कि वो एल्गोरिदम को टाइम कितना लगता है और वो एल्गोरिदम को स्पेस कितनी लगती है, ठीक है। और इन दोनों में से भी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका हम कंसिडरेशन करेंगे या फिर हम जिसको मोर इंपॉर्टेंस देंगे वो है टाइम, कि कौन से एल्गोरिदम को कितना टाइम लगता है, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं क्योंकि हमें मेनली क्या चाहिए रहता है कि एल्गोरिदम रन होने के लिए कितना टाइम लेता है, ठीक है। स्पेस का कोई इतना बॉदर नहीं है क्योंकि स्पेस आजकल बहुत सारी अवेलेबल्स है, फिर वो मोबाइल डोमेन हो कि हमारा कंप्यूटर डोमेन हो, स्पेस आजकल बहुत सारी अवेलेबल है। सो दैट हम किसका ये करते हैं, टाइम को ही हमें अच्छे से सीखना है कि कौन सा एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 रिसोर्सेज है हम डाटा स्ट्रक्चर में ये 2 पैरामीटर्स पे ही बात करने वाले हैं। पर क्या रिसोर्स कंजप्शन में क्या ये 2 ही पैरामीटर्स काउंट होते हैं क्या? देखिए रिसोर्स कंजप्शन यानी क्या, ये अलग अलग डोमेन के हिसाब से क्या होते हैं, वेरी होते हैं। सपोज मैं सीपीयू की बात करूं तो भाई मुझे पता करना है भी कौन सा सीपीयू अच्छा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीपीयू में जो मेमोरी लोकेशंस रहती है वो इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर रहती है, ठीक है। यहाँ पहले जो माइक्रो प्रोसेसर्स रहते थे उसमें किसी में 8 रजिस्टर्स, किसी में 16 रजिस्टर्स रहते थे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई सीपीयू है वो मिनिमम रजिस्टर्स यूज़ करके बहुत सारा मैक्सिमम काम करता है तो वो भी क्या हुआ, बहुत ही रिसोर्स कंजप्शन हुआ, यानी बहुत कम रिसोर्स यूज़ करके वो क्या करने वाला है, अच्छा आउटपुट देने वाला है। या फिर देखिए ये, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सपोज हम इन टर्म्स मोबाइल डोमेन की बात करते हैं तो मोबाइल डोमेन में क्या हमारा रहेगा, रिसोर्स क्या यूज़ होना चाहिए, कम,
बैटरी, ठीक है। ये क्या है में मोबाइल डोमेन में भाई अगर हम कोई एक मोबाइल बना रहे हैं और उसमें हमें देखना है कि भाई रिसोर्स कंजप्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम रिसोर्स लगने चाहिए, तो बहुत ही कम बैटरी यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा मोबाइल के प्रोसेसर ने क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। या फिर हम इसमें रिसोर्स कंजप्शन में ऐसा भी ले सकते हैं बैंडविड्थ का हमें नेटवर्क डोमेन में, ठीक है, कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क बात कर रहे हैं, हमें बहुत सारा डाटा क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, वायर की बैंडविड्थ हमारी क्या होनी चाहिए, कम यूज़ करके मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा हमें सेंड करते आना चाहिए, यानी कि लो बैंडविड्थ में हम मैक्सिमम डाटा सेंड कर सके। ये भी हमारा क्या हो सकता है, रिसोर्स कंजप्शन का क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। पर हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में, उसमें जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो सबके सब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कंप्यूट करने के लिए एल्गोरिदम्स है लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हम मेनली किसका लुकआउट देखेंगे, टाइम और स्पेस का, ठीक है। उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बताया आपको टाइम, कि हम टाइम का एनालिसिस कैसे करते हैं, कि कौन से एल्गोरिदम ने कितना टाइम लिया, यही हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, तो फिर अब ये एनालिसिस हम कैसे करेंगे। सपोज मैंने बोला कि हम एक एल्गोरिदम ले लेते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम यानी कि एक सर्चिंग का एल्गोरिदम ले लेते हैं। सर्चिंग का एल्गोरिदम यानी मैंने लिया यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये एक अरे ले लिया मैंने, अरे यानी कि एक एलिमेंट्स ले लिए, 6 एलिमेंट्स, इसमें एक आइटम इक्वल्स टू 60, ठीक है। आइटम इक्वल्स टू 60 मुझे क्या करना है, सर्च करना है कि भाई ये 60 वाला जो इंटीजर नंबर है वो क्या ये लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है, हमें क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें एक एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एल्गोरिदम लिखने के बाद वो एल्गोरिदम ने टाइम कितना लिया ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम कितना लिया इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंडामेंटल ऑपरेशन सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमें फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, यानी कि वो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे ये 60 एलिमेंट यहाँ पे सर्च करना है, तो इसका जो बेसिक एल्गोरिदम है, हम आगे देखने वाले हैं कि एल्गोरिदम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये एक लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च का एल्गोरिदम हम आगे देखने वाले हैं। ये एक रफ एग्जाम्पल है, आप सिर्फ सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये एटम 60 मुझे सर्च करना है ये लिस्ट में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 60 को 10 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और वो अगर नॉट इक्वल है तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। फिर हम 60 को 20 से कंपेयर करेंगे कि क्या ये इक्वल है, नहीं तो आगे जाएंगे। 60 को 30 से कंपेयर करेंगे, इक्वल है तो ठीक है, रुक जाएंगे यहाँ पे, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कि थर्ड पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिल गया। अदरवाइज क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, नहीं मिला, नेक्स्ट एलिमेंट, देन नेक्स्ट एलिमेंट, जब भी वो मिल गया हम क्या कर देंगे, उसकी लोकेशन प्रिंट कर देंगे कि हमें ये आइटम 60 जो है वो हमें लिस्ट में मिल गया, कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है लीनियर सर्च का। तो मुझे बताइए ये एल्गोरिदम में की ऑपरेशन क्या है। की ऑपरेशन यानी फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी हम मेनली एल्गोरिदम में परफॉर्म क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन। हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कंपेरिजन, ठीक है। और ये हमें जो मशीन पे परफॉर्म करना है, हमें जो मशीन पे परफॉर्म करना है, तो ये कंपैरिजन को कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। अगर हम लो लेवल कोडिंग देखेंगे कि भाई हमें उसको इंस्ट्रक्शन को लोड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर कंपेयर करना पड़ेगा इक्वल्स टू वाला सिंबल से, एंड सो ऑन, यानी कि हम उसमें बहुत सारे लो लेवल ऑपरेशंस हो सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, एक कंपैरिजन को कितना टाइम लगता है वो हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। और एक कंपैरिजन को जितना टाइम लगता है वो क्या कर देंगे, हम सिर्फ उसको ही कंसीडर करेंगे। सिंपली आप देखिए कि ये जो एल्गोरिदम है इसमें मैक्सिमम कंपैरिजन कितने लगे, यहाँ पे 6 कंपैरिजंस लगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे कंपैरिजंस कितने लगे, 6। और सपोज मैंने बोल दिया कि एक कंपैरिजन को 10 माइक्रोसेकंड्स लगते हैं, तो फिर फाइनल टाइम क्या हो जाएगा, 60 माइक्रोसेकंड्स, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा 6 × 10। आई बात समझ में। इट मीन्स कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो टाइम है, टाइम कितना लगा ये हम एक लेते हैं फंक्शन ऑफ n, ठीक है। फंक्शन ऑफ n क्या, अब ये n क्या हुआ, n यानी कि इनपुट साइज। मैंने बोला कि मैंने एल्गोरिदम को ये एक 6 एलिमेंट्स की लिस्ट क्या दी, इनपुट दी, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, कि मैंने कितने एलिमेंट्स, इनपुट साइज क्या है। जो भी हम एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी डाटा पे, तो वो जो डाटा है हमारा, जैसे यहाँ पे डाटा क्या था, 6 इंटीजर नंबर्स,
तो वो 6 इंटीजर नंबर्स थे, तो n क्या इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो फाइनल टाइम आएगा वो टाइम क्या आएगा, एक f ऑफ n आएगा, यानी आंसर जो हमारा फाइनल टाइम आएगा एल्गोरिदम का वो एक फंक्शन ऑफ n आएगा, वेयर n क्या हो जाएगा, n इज द इनपुट साइज ऑफ दैट एल्गोरिदम, या फिर इनपुट साइज ऑफ दैट इनपुट साइज हो जाएगा वो जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका, ठीक है। देखते हैं इसको आगे। सपोज मैंने बोल दिया कि ये जो टाइम है, टाइम मैंने ऐसा ले लिया भाई, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n। टाइम क्या बोल दिया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n। n क्या है हमारा इनपुट साइज, n क्या है हमारा इनपुट साइज। देखिए इधर सपोज यहाँ पे ये 6 एलिमेंट्स थे तो कितना टाइम लगा हमें, आप ऐसा समझिए कि 6 कंपैरिजन थे तो 6 के मल्टीपल्स का टाइम लगा वहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये 6 की जगह पे 100 एलिमेंट्स रहते थे तो क्या हो जाता था, तो वहाँ पे जो टाइम रहता था वो क्या रहता था, 100 टाइम्स ज़्यादा लगता था। आई बात समझ में, अगर एक एलिमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो जाएगा, n, वेयर n इज इनपुट साइज ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे बताइए कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n, अगर मैंने ये प्रोपोर्शनल सिंबल निकाल दिया तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू c इंटू n, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के मैंने क्या कर दिया, ये इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दिया एक c। अब ये जो c है, ये c क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो c नाम का कांस्टेंट है, ये c नाम का कांस्टेंट हमारा क्या होने वाला है, मशीन डिपेंडेंट। अब ये c नाम का जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या होगा, वेरी होगा मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन वेरी होगा का मतलब क्या, सपोज मैंने ये जो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम है ये इम्प्लीमेंट किया, इसका एक मैंने प्रोग्राम लिखा किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, फिर मैंने कोई एक कंपाइलर पे उसको क्या किया, कंपाइल किया, और देन उसका क्या आया, आउटपुट आया, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या किया कि ये मैंने एक मशीन पे रन किया, किसी एक कंप्यूटर पे, एक पीसी पे, तो उसको कुछ एक अलग टाइम लगेगा। सेम एल्गोरिदम मैंने दूसरी मशीन पे रन किया, तो उसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका कौन सा कंपाइलर है, ऐसे हम जितने भी डिफरेंट मशीन्स पे प्रोग्राम रन करने वाले हैं उन पे क्या होने वाला है, डिफरेंट टाइम लगने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंडामेंटल ऑपरेशंस देख लेते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशंस कितने। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि लीनियर सर्च में हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ कंपैरिजन, और मैंने बोल दिया भाई नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे कितने हो रहे थे, 6 हो रहे थे। अब मैंने बोल दिया भाई ये C सपोज मैंने फर्स्ट पीसी पे रन किया, पहले कंप्यूटर पे, और ये C क्या है कि एक कंपैरिजन को कितना टाइम लगने वाला है। मैंने सपोज मैंने ये फर्स्ट पीसी पे रन किया और वो पीसी में एक कंपैरिजन को कितना टाइम लगता है, 10 माइक्रोसेकेंड्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6, आंसर 60 आ जाएगा। सपोज सेकंड मशीन है, सेकंड मशीन पे एक कंपैरिजन को रन करने के, वो बहुत ही स्लो मशीन है, सपोज एक कंपैरिजन को वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 50 माइक्रोसेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 इंटू 6। इट मीन्स कि हम क्या देखते हैं, हम जो टाइम निकालने वाले हैं वो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n, वेयर n इज इनपुट साइज ऑफ दैट एल्गोरिदम, ठीक है, ऑफ दैट प्रॉब्लम, ऐसा देने वाले हैं। और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल के ये हमारा जो इक्वल्स टू c आ जाता है। तो ये जो c नाम का कांस्टेंट है, ये c नाम का कांस्टेंट क्या रहता है, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या कि हमने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखा हुआ है, कौन से कंपाइलर पे रन किया, और वो मशीन जो भी कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम ये c क्या है इसका हम बॉदर नहीं करेंगे, हमारा लेन देन कैसे है, सिर्फ n से। यानी हम जो ये फंक्शन ऑफ n कैलकुलेट करने वाले हैं वो इन टर्म्स ऑफ n कैलकुलेट, ये जो हम फंक्शन ऑफ n कैलकुलेट करने वाले हैं वो हमारा क्या है कि नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी क्या, फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट यानी क्या, सिंपली की फ्रीक्वेंसी क्या है, जो की ऑपरेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है एल्गोरिदम का, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन होने वाला है, बस ये हमारा क्या है, एम है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिदम का टाइम अच्छे से निकाल सकते हैं। और फिर अगर इनपुट साइज इंक्रीज हुई तो ये टाइम भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। सीधी सी बात है, अगर मैं 6 एलिमेंट्स पे लीनियर सर्च परफॉर्म करता हूँ तो उस पर थोड़ा कम टाइम लगेगा, और कल चल के मैं 1000 एलिमेंट्स पे लीनियर सर्च परफॉर्म करता हूँ तो उसको क्या लगने वाला है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनपुट साइज, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं आगे। देखिए तो अब क्वेश्चन है कि हाउ टू एनालिसिस,
जैसे मैंने आपको बताया भी किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा अल्गोरिदम्स अवेलेबल है। सपोज कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए मेरे पास 4 अल्गोरिदम्स अवेलेबल है, तो अब मुझे उनका एनालिसिस करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा अच्छा है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करते हैं उसका, कि परफॉर्मेंस कैसा है, और क्या करते हैं हम रिसोर्स, कि उस पर कितने रिसोर्स लगने वाले हैं। अगर कम रिसोर्स लगते हैं तो फिर वो हमारा अल्गोरिदम क्या हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, तो अभी हाउ टू एनालिसिस में हमारे मेनली 2 टाइप्स आते हैं। ठीक है, आगे चल के जब हम इसके बाद वाला एक सब्जेक्ट देखेंगे हम डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम, तो तब हम देखेंगे कि ये 2 अप्रोच के बाद एक और अप्रोच रहता है, पर वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल हम इन दोनों को ही देखते हैं। एक है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यानी क्या कि सब ये हमारा क्या है, पहला एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या करना है, सपोज मेरे पास A1 A2 A3 ये एक ही काम करने के, एक ही टास्क परफॉर्म करने के 3 एल्गोरिदम अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यानी कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या कि ये जो भी एल्गोरिदम है हम उसका एक प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम लिख के हम उसको कंप्यूटर पे क्या करेंगे, मशीन पे हम रन करेंगे, और रन करने के बाद तीनों का टाइम क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा, और सबसे कम टाइम जिसको लगता है वो प्रोसीजर हमारी क्या है, वो एल्गोरिदम हमारा क्या हुआ, एफिशिएंट हुआ, अच्छा हुआ। सिंपल अप्रोच है ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। पर अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी, या फिर ये जो अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके लिए नीड क्या है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यानी अगर हमें ये तीनों एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा, एक हार्डवेयर लगेगा। ठीक है, हार्डवेयर, और क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या, मुझे एक CPU लगेगा जिसके अंदर एक मेमोरी होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस होने चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर यानी क्या, सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, कोई भी एक कंपाइलर लगेगा, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मुझे बताइए कि अगर हमें ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना है, इसका प्रोग्राम लिख के मशीन पे, तो हमें एक प्रोग्रामर लगेगा जिसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और हार्डवेयर लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा, सो दैट क्या हो सके, ये तीनों भी इम्प्लीमेंट हो सके एल्गोरिदम्स। और उसके बाद हम उनका टाइम नोट करके हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ भाई सबसे कम टाइम A2 वाले एल्गोरिदम ने लिया, ये A2 वाला एल्गोरिदम अच्छा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब ये इसके रिक्वायरमेंट्स थी। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज है कि ये बहुत ही करेक्ट आंसर देगा हमें। कैसे करेक्ट आंसर देगा, क्योंकि हमने उसको मैन्युअली क्या करके देखा, मैन्युअली उसको हमने रन करके देखा एक मशीन पे, तो इसका आंसर जो आएगा वो एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस यानी क्या, ठीक है भी ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, पर हमें इसके साथ साथ एक प्रोग्रामर चाहिए जिसकी हाई प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये तीनों एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए, इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एल्गोरिदम लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, या फिर वो रन हो नहीं पा रहा है मशीन पे। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है कि हमें इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक प्रोग्रामर्स की भी रिक्वायरमेंट है जो क्या कर सके, इसको अच्छे से रन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच है हमारा सेकंड है हमारा थेरोटिकल अप्रोच। ठीक है, थेरोटिकल अप्रोच में क्या है, थेरोटिकल अप्रोच। ठीक है, थेरेटिकल अप्रोच में हम उसको प्रोग्राम को क्या करेंगे, एक मैथमेटिकली एनालिसिस करके हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली आंसर निकालने वाले हैं। थेरेटिकल अप्रोच हमारा क्या रहेगा, एकदम सिंपल और इजी रहेगा, क्योंकि हम बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन या बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हम डायरेक्टली हम एल्गोरिदम को देख के ही क्या कर देंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कैसे फिक्स करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि थेरेटिकल अप्रोच में जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि सिंपली आप समझिए इसका ही दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी काउंट। फ्रीक्वेंसी काउंट किसका, फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ, इधर लिख देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ
फंडामेंटल ऑपरेशंस। जैसे देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप क्या कर लीजिए कि वो जो एल्गोरिदम है, वो जो प्रोसीजर है, उसमें से एक फंडामेंटल ऑपरेशन सर्च कर लीजिए कि जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और फिर क्या कर दीजिए कि वो ऑपरेशन को कितना टाइम लगता है, ये इसका हमारा लुकआउट नहीं है, पर वो जो फंडामेंटल ऑपरेशन है वो कितनी बार रन हो रहा है, ये हमारे लिए निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या, सपोज देखिए इधर अगर मैंने ऐसा कर दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू या लेस देन n, ठीक है, आई प्लस प्लस, ये n टाइम्स लूप चलने वाला है और इसमें होने वाला क्या है, s इक्वल्स टू s प्लस आई, ठीक है। मैंने इतना सा ये लूप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका एनालिसिस करना है और मुझे इसको कितना टाइम लगने वाला है वो निकालना है, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है। सपोज मैंने ऐसा मान लिया कि s इक्वल टू एस प्लस आई, ये जो एडिशन ऑपरेशन है कि पहले इन दोनों की एडिशन होंगे और फिर ये फिर से किस में स्टोर होने वाला है, s को, ये ऑपरेशन को एक यूनिट टाइम लगने वाला है, यूनिट टाइम। इसका टाइम हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया, और वो क्या है, फिक्स है कि फिर वो यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो कि 100 हो, पर ये एडिशन को टाइम क्या लगने वाला है, सेम ही लगने वाला है। एक एडिशन का टाइम हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और फिर हमने बोला कि भाई इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमारा फंडामेंटल एडिशन ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया, की ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि वो ऑपरेशन कितनी बार रन हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रहा है। मुझे बताइए ये लूप कितनी बार चलेगा, ये 0 से लेके n-1 तक, यानी कि n टाइम्स। अगर इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये n टाइम्स रन होने वाला है। और अगर ये स्टेटमेंट n टाइम्स रन होने वाला है तो मैं बोल सकता हूँ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल दिया तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू c टाइम्स n, c इंटू n। अब ये c क्या हुआ, c मैंने कल भी बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये क्या है, c हमारा जो है ये मशीन डिपेंडेंट है। ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट। कि सपोज मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, ठीक है, उसके अंदर मेरा कोई एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोसेसर है, मेरी ये फिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो फिर ये जो भी मशीन के स्पेसिफिकेशन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये सी रहेगा। सपोज मेरी जो मशीन है उसको एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने को क्या लगता है, 10 माइक्रोसेकेंड्स, तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा 10। अब वो कितनी बार रन हो रहा है, ये आई बात समझ में। यानी थेरोटिकल अप्रोच क्या करता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे वर्कआउट करता है कि आप क्या कर लीजिए, एक फंडामेंटल ऑपरेशन सिलेक्ट कर लीजिए और उसको मैन्युअली ऑब्जर्व करके देखिए वो प्रोग्राम को कि वो कितनी बार रन हो रहा है। जितनी बार वो रन हो रहा है उतनी हम क्या मान लेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसी के एनालिसिस के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है कि थेरोटिकल अप्रोच के अंडर में ये कंसेप्ट आता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। अब ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है वो अभी हम देखते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन, ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप। तो अब हम देखते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है।